जी अस्सलाम वालेकुम जी, वरीस अलवीज here and you watching अलविला एसोसिएट्स एलएलबी पार्ट 2। सेकंड सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए। फर्स्ट पे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ख़त्म कर लिया था। सेकंड पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में स्पेसिफिकली यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। वन वाज अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर वन वाज अबाउट द सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन हमने आज जो है वो करना है। इट इज़ अबाउट रूल ऑफ लॉ। ठीक है, दो चीज़ें हैं, अगेन एंड अगेन मैं बताता होता हूँ। एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं पार्ट 1 फिलोसफी ऑफ लॉ में, रोल ऑफ लॉ, यानी मुआशरे के अंदर कानून का या लॉ का किरदार क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, वो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब है रूल ऑफ लॉ। यू का फर्क है, यहाँ पे है RULE रूल और वहां पे है ROLE रोल। रोल मतलब मुआशरे में किरदार क्या है, जिसमें आपने पढ़ा था कि वो इंसाफ प्रोवाइड करना, लोगों के राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना और कारोबारी जो हजरात हैं उनको इनकरेज करना, ये सारा रोल ऑफ लॉ था, यानी मुआशरे में कानून का किरदार था। अब जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है ये डाइसे का एक जो है वो प्रोविजन है। डाइसे ने 19th सेंचुरी में इसको प्रेजेंट किया था। ये है कि नो वन इज अबव ऑफ द लॉ, यानी कोई भी जो है वो लॉ से अबव नहीं है। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सब जो है वो लॉ की नज़र में बराबर हैं। ठीक है, नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ऑन काज। ठीक है, कोई भी जो है वो खुद ही अपना जो है वो जज नहीं हो सकता है। ये डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं रूल ऑफ लॉ की। ठीक है, इसको हमने आज जो है वो डिस्कस करना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको देखना है कि यूके में इसकी क्या शेप है, पाकिस्तान में इसकी क्या शेप है, अमेरिका में इसकी क्या शेप है। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। जब यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ एज अ रूल ऑफ लॉ है। जब आप पढ़ेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे आपको एक चीज मिलेगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो भी इसी से ही मिलता जुलता है, तो उस टाइम पे इंशाल्लाह वो आपको पढ़ाएंगे। अभी रूल ऑफ लॉ जो है आज हम देखते हैं इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The rule of law is a basic idea in law that says everyone, यानी हर कोई, no matter how important or ordinary, यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बंदा कितना अहम है या कितना कोई आम सा बंदा है, यानी चाहे कोई पापड़ बेचने वाला है, चाहे कोई मुल्क का जो है सदर आसफ अली जरदारी है। ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, मस्ट फॉलो द सेम रूल्स, तो उनको सेम रूल्स ही फॉलो करने हैं। ये कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ, यानी ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नो मैटर्स व्हाट सो एवर हाई ही इज, और कितना वो कमतर है या जो है वो बालातर है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हर कोई जो है वो कानून की पासदारी करेगा, लॉ को फॉलो करेगा। ये कहता है रूल ऑफ लॉ। इवन पावरफुल पीपल कांट इग्नोर दीज रूल्स, यानी जो पावरफुल लोग हैं वो भी इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दे कैन बी जज्ड बाय द रेगुलर कोर्ट्स, और उनको भी ये जो आम तौर पे आपकी अदालतें बनी हुई हैं यहाँ से ही एडजज किया जाएगा, इन्हीं अदालतों में उनके भी ट्रायल होंगे। दिस कंसेप्ट स्टार्टेड इन 16th century Britain and was explained more by a British jurist named A.V. Dicey in the 19th century। तो ये कंसेप्ट जो है वो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन से, और 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश थिंकर थे, उन्होंने ही इसको जो है वो मजीद एक्सप्लेन किया था, एंड हिज नेम वाज A.V. Dicey। अब ये हो गया रूल ऑफ लॉ का इंट्रोडक्शन कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नो वन इज अबव ऑफ द लॉ, ऑल द सिटीजन्स नो मैटर दे आर इम्पोर्टेंट और ऑर्डिनरी शुड फॉलो द लॉ। ठीक है, वो लॉ को फॉलो करेंगे, नो मैटर कि वो कितने ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, या कोई पापड़ बेचने वाला कोई ऑर्डिनरी सा इंसान है,
जो रूल्स बना दिए गए हैं उन रूल्स को सब ने ही फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ। अच्छा जी, अगर बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ की, तो मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट नो मैन इज अबव लॉ एंड एवरी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ। यानी ये शो करता है कि कोई भी जो है वो लॉ से बालातर नहीं है, और हर जो बंदा है वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, और अदालतें उसका ट्रायल कर सकती हैं अगर वो रॉन्ग करता है तो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी रैंक क्या है, बल्कि अगर उसने कुछ किया है तो उसको जो है वो एडजज किया जाएगा। नीचे जी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, द रूल ऑफ लॉ मीन्स लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ डे टू डे application approved by governing bodies or authorities and expressed in the form of logical proposition। तो यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, मीनिंग डेफिनेशन होगी हमारे पास। डेफिनेशन एक और है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, गवर्नमेंट बाय लॉ इज सुपीरियर देन टू द गवर्नमेंट बाय मैन। तो यानी एक आदमी क्या चाहता है उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेशंस आपके लिए पास किए हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फिर कोई सफरी जरदारी साहब है या चाहे कोई पापड़ बेचने वाला है, एवरीवन हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर लॉ विच इज पास्ड और मेड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन है रूल ऑफ लॉ की। अगर बात करते हैं बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ की, कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेस किस चीज पे करता है, तो द फ्रेज रूल ऑफ लॉ कम्स फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज। एक फ्रेंच फ्रेज है जैसे कि ला प्रिंसिपल द लेगलाइट। ठीक है, ये एक फ्रेज है, फ्रेंच फ्रेज है, और इसका मतलब क्या है, विच मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, जिसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, वहां से ये रूल ऑफ लॉ निकला है। इट्स अबाउट हैविंग अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज लॉज। यानी इसका मतलब है कि आपके पास एक गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट भी कानून को ही फॉलो करेगी, इंस्टेड ऑफ पर्सनल डिसीजंस, बजाय इसके कि वो अपने जो पर्सनल उनके डिसीजंस है, फैसले हैं, उन पे चले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देयर शुड बी अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगी। ठीक है, वन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाइक रूल ऑफ लॉ है, यानी गवर्नमेंट जो है उसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से अपार्ट नहीं चल सकती वो। सो दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रूल ऑफ लॉ के तौर पे काम करता है। दिस मीन्स एवरीवन, इसका मतलब है कि हर कोई, इवन द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि आपकी हुकूमत भी, मस्ट फॉलो द लॉज, लॉज उनको फॉलो करने हैं, एंड नो वन इज अबव ऑफ द लॉ, और कोई भी लॉ से बालातर नहीं है। तो बेसिस हमने पढ़ ली कि रूल ऑफ लॉ किस चीज पे बेस करता है। एक फ्रेंच फ्रेज है, द प्रिंसिपल ऑफ द लेगलाइट, उस पर ये बेस करता है, और उसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। मतलब ये है कि आपके पास गवर्नमेंट होगी और वो गवर्नमेंट भी लॉ को फॉलो करेगी इंस्टेड ऑफ पर्सनल डिसीजंस। ओके, ये हो गया बेसिक बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। देन नेक्स्ट हमारे पास है द हिस्ट्री ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी ये जो रूल ऑफ लॉ है इसकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या कहाँ से ये अपनी हिस्ट्री जो है वो ट्रेस बैक करता है। तो कल हमने जब सोर्सेज पढ़ रहे थे, तो सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स हमने पढ़ा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज हिस्टोरिकल चार्टर्स। वो हिस्टोरिकल चार्टर्स थे, और हिस्टोरिकल चार्टर्स में हमने 3 से 4 चीज़ें पढ़ी थी, जिनमें मैग्ना कार्टा था 1215 का, जिसमें बिल ऑफ राइट था, जिसमें पिटीशन ऑफ राइट था। ये वो हिस्टोरिकल चार्टर्स थे जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी माने जाते हैं। सेम यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है इसकी बेस भी मैग्ना कार्टा है और पिटीशन ऑफ राइट ऑफ 1628 है। कैसे पढ़ते हैं? मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में आया, signed in June 1215, the Magna Carta was one of the first documents to limit the power of the king। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैग्ना कार्टा ने किंग की जो पावर्स थी उसको लिमिटेड कर दिया था। तो ये बात रूल ऑफ लॉ यही तो है। रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है? रूल ऑफ लॉ कह रहा है कि चाहे कोई आम है, चाहे कोई खास है, चाहे कोई पापड़ बेचने वाला है, चाहे कोई किंग है, बादशाह है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो बादशाह भी है तो भी उसको लॉ को फॉलो करना ही करना है।
तो मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन द इंग्लिश हिस्ट्री जो कि किंग की पावर को लिमिटेड कर रहा था, जो किंग को उसकी औकात याद दिला रहा था कि तू किंग है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, यू मस्ट हैव टू फॉलो द लॉज। तू किंग होगा, अपने घर होगा, लेकिन तुझे भी लॉज को फॉलो करना ही करना है। इट established that everyone including the monarch must follow the law। मैग्ना कार्टा वही बात कर रहा है ना जो रूल ऑफ लॉ में वो ऊपर पढ़ गए हैं कि नो मैटर कि आप किंग हैं, नो मैटर कि आप चपड़ासी हैं, नो मैटर कि आप स्कूल में कोई टीचर हैं, नो मैटर कि आप वकील हैं, नो मैटर कि आप डॉक्टर हैं, यू मस्ट हैव टू फॉलो द लॉज। बड़ी मैं अक्सर देखता हूँ वो टिकटॉक पे अक्सर ना स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो वो गाड़ी पे जा रहे हैं, तो ऐसे जी वकीलों वाला कार्ड निकाला है, तो वीडियो बना ली है, ले जी हमसे टूल कोई नहीं लेता। कितनी स्टुपिडिटी बात है यार, हाउ स्टुपिडिटी इज दिस। ठीक है, मतलब आप इस चीज को फखर समझ रहे हैं कि मैं वकील हूं और मेरे से टूल नहीं लिया जाता। क्या कौन सा तीर मार लिया आपने टूल ना देके? वो 30 रुपए की पर्ची होती है और वो 30 रुपए बचा के क्या कर लिया, क्या उखाड़ क्या लिया आपने, मुझे बता। अच्छा, मैं उस दिन गया इधर माल पे, पैनारोमा के बाहर बाइक लगाते हैं अक्सर, या गाड़ी लगाते हैं, तो वो पर्ची नहीं देता। वो यूनिफॉर्म देख के ना तो पर्ची नहीं देता, कहता है जनाब कोई बात नहीं। अच्छा, आगे से आपको बड़ापन दिखाना चाहिए कि यार उसने आपकी यूनिफॉर्म का एहतराम किया है, आपको पर्ची नहीं दी उसने, वैसे ही जो है वो गाड़ी पार्क करने दी। तो आप लोग अगर 30 देते हैं तो आपको 50 देने चाहिए कि भाई आपका जरा बड़ापन होना चाहिए। तो मैं अगर पर्ची नहीं भी देता हूँ तो मैं मतलब 30 की पर्ची है 50 दे के आता हूँ, कि उनके दिल में रहेगा कि यार कोई वकील साहब आए थे तो उन्होंने जड़ा ना 4 जगह पैसे देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम वो टूल की 30 रुपए की पर्ची बचा के तो ये स्टेटस लगा देते हैं जी, ये है कानून की पावर पर्ची। हालांकि मैं फिर कमेंट अक्सर मेरा करने को दिल करता है, फिर मैं कहता हूँ रहने दो, क्या करना है कि आप चढ़े इधर रिंग रोड पे तो फिर वो कार्ड निकालें अपना और फिर वो उनको दिखाएं और आगे से वो चपेड़ मारेंगे आपको, चपेड़ इन द सेंस कि भाई रिंग रोड पे वकीलों को टूल माफ नहीं है, वहां पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिंग रोड पे जाएं तो वहां पे फिर वो कार्ड निकालें, फिर वीडियो बनाएं और फिर साबित करें कि आप बहुत बड़े वकील हैं, आपने 50 रुपए बचा लिए रिंग रोड। यार कब निकलेंगे हम इन चीजों से, कब इन चीजों से बाहर आएंगे? एक 30 रुपए बचा के हम वीडियो लगा रहे हैं कि भाई कानून की पावर। तुमने इधर ही कानून की पावर दिखानी है और कोई जगह नहीं रहेगी कानून की पावर दिखाने के लिए। मुल्क के अंदर जहां जहां पे इनजस्टिस हो रहे हैं वहां पे तुम्हारा जो है वो पानी सूख जाता है और यहाँ पे तुम जो है 30 रुपए की पर्ची बचा के तुम कह रहे हो बहुत बड़ा वकील हो। तो आप सबसे हदायत है कि जहां पे 30 की पर्ची है 40 दे के आओ, पता लगना चाहिए यार आप प्रोफेशन से हैं। वो उस दिल में रह 30-40 रुपए की क्या औकात है, पता नहीं दिन में कितने ऐसे लगा देते हैं। तो वो 30 रुपए तो वो खैर पैनोरामा की बात बता रहा था कि वहां पे वो कहता है बेचारा कि यार अभी वकील साहब लगा के गए थे, पर्ची उन्होंने ले ली, वापसी में पैसे नहीं दे गए। तो एक 20 रुपए तुमने बचा लिए, बड़ी अकड़ दिखा ली, लेकिन उसके दिल में तो एक बैड इंप्रेशन चला गया कि होते ही बगैरत है। तो फिर इसी तरह तो नाम बर्बाद किया हुआ है आपने। फिर आप कहते हैं जी अच्छा नहीं समझते हमें, फिर लड़कियां आके पूछती हैं सर प्रोफेशन लड़कियों के लिए अच्छा है कि नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा प्रोफेशन है लेकिन गंदा हमने खुद किया हुआ है। फिर मैं जब बोलता हूँ, मैं ग्रुप्स में भी कहता रहता हूँ कि ये कर लो ये ना करो, उससे भी बड़ी तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को कि ये बंदा जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी ये कर रहा है, यहाँ पे भी रोक रहा है। तो रोकने से मेरा क्या फायदा है? मेरी तरफ से सारे जाएं जहन्नुम में। लेकिन फिर भी होता है कि यार मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनमें जरा अलग चीज नजर आनी चाहिए, दे मस्ट बी पॉलिश्ड, ये दूसरों से अलग होने चाहिए। तो वो पर्ची बचा के ना कोई एहसान नहीं करते, आप पर्ची दे दिया करें, अच्छा लगता है। एनी हाउ आगे है हमारे पास पिटीशन ऑफ राइट। पिटीशन ऑफ राइट भी 1628 का है और इसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने की बात की गई थी। सो दैट्स वाई ये भी रूल ऑफ लॉ में ही आता है। इससे भी रूल ऑफ लॉ की हिस्ट्री जो है वो ट्रेस बैक होती है कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रीड, कलर, कास्ट एंड देयर स्टेटस एंड रेस। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं इसे। तो रूल ऑफ लॉ टॉपिक जब पढ़ रहे हैं, लॉ में आपको पढ़ाया जा रहा है कि हर कोई बराबर है, चाहे वो आपका दादा है, चाहे वो आपका परदादा है, चाहे आप हैं, चाहे आपके बच्चे हैं,
चाहे कोई वकील है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई वट एवर द थिंग इज, यार ये आपने आगे ट्रेंड सेट करना है, आपने आगे चीजें बेहतर करनी है। कब तक हम उसी बेहुदगी के साथ चलते रहेंगे, कब तक वही चीजें ट्रेंडिंग जो है वो हम सेट करते हैं। अगर कोई आपकी इज्जत करता है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं डेली माल रोड इस्तेमाल करता हूँ, और अक्सर क्या डेली बेसिस पे ऐसे होता है कि वार्डन्स जो है वो आपको देख के आपको नहीं रोकते हैं। अगर आपने कोई मतलब लॉ के अगेंस्ट भी कोई चीज कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर बाइक पे है तो हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो नहीं रोकेंगे, पता है यार वकील है। तो अगर वो इज्जत कर रहा है तो करवा लो। अगर कहीं पे वो रोक भी लेते हैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको ट्रीट कर लो। आप बदले में जो है शुरू हो जाते हैं, नो पता नहीं मैं वकील हूँ। ओ भाई पता है, लेकिन क्या वकील हो के तुम कोई खुदा बन गए हो? यू आर नॉट दैट। ठीक है, तो जरा महज़िब हो रहे हैं, जरा तहजीब के दायरे में आ जाएं, जरा अच्छा किरदार अपना बनाएं, अच्छा इमेज बनाएं, किसी के साथ इंटरेक्ट करें तो उसको याद रह जाए कि यार एक बंदा आया था, एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई थी। अगर उसको कल कला को कहे कि यार वकील होंदे बेगैरत ने, तो वो आगे से टोक सके कि नहीं यार मुझे भी एक वकील मिला था, नहीं यार मेरा भी एक दोस्त वकील है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा बंदा है, उसने तो गरीब का कभी हक नहीं मारा है, वो तो पार्किंग के 20 रुपए दे के आता है, वो तो टूल का 30 रुपए देता है गवर्नमेंट को। तो ये चीजें हमने इम्प्रूव करनी है। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो ये छोटे छोटे लोग ही होते हैं जो कहते हैं वकील बेगैरत होते हैं। तो वो 20 रुपए जिसको आपने नहीं ना दिए, वो उसके जेहन में बैठ गया है कि आप बेगैरत हैं। तो अगर 20 रुपए दे देते तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि 30 के बजाय 50 दूं, कि एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के हैं कि यार एक वकील आया सी, वो 30 ਦੀ पर्ची ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ 50 ਦਿੱਤੇ ਸਨ। फर्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। तो इंप्रेशन अच्छा बनाए। अच्छा देन है पोस्ट बिल ऑफ राइट्स भी इसी में आ गया। खैर ये तीनों चार्टर्स जो हमने कल पढ़े थे सेम वही हैं, और ये बेस ऑफ रूल ऑफ लॉ है। देन है पोस्टुलेट्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले है सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी लॉ जो है वो सुप्रीम होगा, कोई बंदा सुप्रीम नहीं होगा। वजीर आजम सुप्रीम नहीं है, नाना पार्टी के सुप्रीम नहीं है, जितने भी बदमाशों के नाम हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो सुप्रीम नहीं होंगे, बल्कि लॉ सुप्रीम होगा। लॉ की स्पिरिट जो है उसको सुप्रीम समझा जाएगा। नंबर सेकंड पे है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, के सब बराबर होंगे, नो वन विल बी अबव ऑफ द लॉ। और नंबर थ्री पे है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। तीनों को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले सुपरमेसी ऑफ लॉ, that means the absolute supremacy of law. In other words, a man may be punished for a breach of law, but he cannot be punished for anything else. यानी एक इंसान को तभी पनिश किया जा सकता है जब उसने लॉ को ब्रीच किया है, लॉ को तोड़ा है, बल्कि किसी और काम के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। तो इन अदर सेंस के लॉ जो है सुप्रीम है, चाहे आप वजीर आजम हैं, चाहे आप पापड़ बेचने वाले हैं। अगर आपने ब्रीच ऑफ लॉ की है, अगर आपने जो है कोई गलत काम किया है, तो यू मस्ट बी पनिश्ड, आपको सजा मिलेगी। ठीक है, यू हैव टू फेस दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट। देन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने बराबरी। अकॉर्डिंग टू डाइसेस सेकंड प्रिंसिपल, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, एंड and the regular courts should handle legal matters. Dicey also criticized the French legal system for having special courts for the state officials and separate ones for the citizens. अच्छा, डाइसे कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, और जो आपकी रेगुलर कोर्ट्स हैं उसी के अंदर सबका ट्रायल किया जाएगा, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, वट एवर द थिंग इज, रेगुलर कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा। और डाइसे जो है वो क्रिटिसाइज करता है फ्रेंच को कि आपने अमीरों के लिए अलग कोर्ट्स बनाई हुई हैं और सिटीजन्स के लिए अलग कोर्ट्स बनाई हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री पे जो इसका प्रिंसिपल है वो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है। इसका क्या मतलब है? अगर सिविल राइट्स आर नॉट ऑलवेज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आर अपहेल्ड थ्रू कोर्ट डिसीजन, जजेस इंटरप्रेट द लॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल्स राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, लिखे होने के बावजूद मिलते नहीं हैं। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए नहीं है, लेकिन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, दिस शोज हाउ लीगल प्रिंसिपल्स गाइड फेयरनेस एंड इक्वालिटी इवन व्हेन स्पेसिफिक राइट्स आर नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके राइट्स मेंशन्ड नहीं भी हैं, फिर भी वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, कोर्ट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। तो इसको कहते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट।
कि वो चीजें जो आपका हक है और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है स्टिल वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। दिस मीन्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। तो ये तीन पोस्टुलेट्स या प्रिंसिपल्स जो है वो डाइसे के रूल ऑफ लॉ के मेन है, ये तीनों आपने एज इट इज याद कर लेना है। अच्छा, अब जब डाइसे ने रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट था ये पेश किया तो इस पे काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म दिया है। जैसे कोई भी अच्छा काम करता है तो उस पर क्रिटिसिज्म मस्ट होता है। जैसे मैं नहीं समझता कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी कर रहा हूँ उसके बावजूद जितना मैं कर रहा हूँ उससे कोई 1000 टाइम ज्यादा क्रिटिसिज्म है। तो इसी तरह डाइसे ने भी गलती कर ली रूल ऑफ लॉ को पेश करके कि मतलब सब बराबर होने चाहिए, लॉ की नज़र में सब इक्वल होने चाहिए, कोई जो है वो आला नहीं। तो इस पे भी क्रिटिसिज्म अब आ गया, मतलब तनकीद तनकीद करने वाले आराम से नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, क्रिटिक्स मौजूद होंगे, वो उनका काम ही एक है। उनको अल्लाह ताला ने कह लें कि ड्यूटी पे लगाया हुआ है कि पुत्र तू खुद कुछ नहीं करना, तू लोगों की टंगा खींचनी है बस, ठीक है, ये मामला है। खैर, क्रिटिसिज्म ऑन डाइसेस रूल ऑफ लॉ, सबसे पहले कुछ उठते हैं वो कहते हैं टू स्ट्रिक्ट। वो कहते हैं जी ये बात बड़ी सख्त है, मतलब स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं इसके, इनको फॉलो ही नहीं किया जा सकता, इन पे अमल ही नहीं हो सकता। फिर है जी जजेस अरंट द परफेक्ट। वो कहते हैं डाइसेस बिलीव जजेस आर ऑलवेज फेयर एंड अनबियास्ड। डाइसे ने कहा जी जजेस जो है वो अनबियास्ड होते हैं, फेयर होते हैं, इंसाफ के साथ फैसले करते हैं। However, judges can be influenced by their own opinions or outside pressures। तो तनकीद करने वालों ने कहा नहीं जी जजेस हमेशा फेयर नहीं होते, वो जो है वो उनकी अपनी ओपिनियन जो है वो बियास्ड भी हो सकती है, वो प्रेशर में भी आ सकते हैं, इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं। तो ये तनकीद आई इस पे। देन है नॉट फेयर फॉर एवरीवन। तो डाइसे सेज एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ। डाइसे ने कहा कि हर कोई, चाहे वजीर आजम है, सदर है, कोई भी है, वो सारे लॉ में बराबर है। बट इन रियलिटी, तनकीद वालों ने कहा कि हकीकत में रिचर पीपल ऑफन गेट बेटर ट्रीटमेंट इन द लीगल सिस्टम देन द पुअर पीपल। तो ठीक था कहीं हद तक जो है तनकीदी जायजा कि आल दो कि सबको बराबर होना चाहिए, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या होता है कि अमीर लोगों को ज़रा बेहतर प्रोटोकॉल्स मिलते हैं लीगल सिस्टम में भी, और गरीब जो है उसकी माँ पराठा भी पीछे लेके आती है तो वो पुलिस वाला खा जाता है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, देन है डोंट लाइक गवर्नमेंट रूल्स और ओल्ड आइडियाज। ये कुछ तनकीदी जायजा था पॉइंट्स में, आपने देख लेना है। अब है मेरिट्स और डीमेरिट्स, सिंगल लाइनिंग। मैं जो मेन चीज़ें तीन है मजीद वो आपको पढ़ा देता हूँ। उसमें है रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ इन यूनाइटेड किंगडम एंड रूल ऑफ लॉ इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कहाँ पे मौजूद है, मतलब कौन से सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में अगर बात करें तो वहाँ पे इसकी रिकग्निशन कैसे है, और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है। अगर करते हैं बात पाकिस्तान की, तो आपका आर्टिकल 4 है एंड आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973। ये जो है वो आपकी बेसिकली रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है, जिसमें सिटीजन्स के राइट्स की बात की जाती है। वैसे तो आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन 4 और 25 वो हैं जो कि प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि सारे इक्वल हैं, नो वन इज अबव ऑफ द लॉ। अच्छा, बात कैसे करते हैं। रूल ऑफ लॉ इज क्रूशियल फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आर्टिकल 4 एंड 25 आर इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 4 इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट अंडर लॉ। आर्टिकल 4 कहता है कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, रिगार्डलेस के वो जरदारी है, रिगार्डलेस के वो पापड़ बेचने वाला है, रिगार्डलेस के वो कोई मिस्त्री है, रिगार्डलेस के वो टीचर है, जो भी है फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। और फेयर ट्रीटमेंट बेस किसकी है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज इन फंडामेंटल राइट्स टू। रूल ऑफ लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी प्रोवाइडेड है, मतलब रिकग्नाइज करते हैं उसको फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 199 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, लेट्स पीपल आस्क हाई कोर्ट फॉर हेल्प इट्स राइट्स आर वायलेटेड। 8 से लेके 28 तक जो भी राइट्स आपके प्रोवाइडेड हैं, अगर उन राइट्स में से किसी भी राइट की वायलेशन होती है तो आप उस वायलेशन के अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप रिट फाइल कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ। देन अगर बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो वो हमने ऊपर भी ऑलमोस्ट पढ़ ली है। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं तो मैग्ना कार्टा 1215 का, पिटीशन ऑफ राइट 1689 की, बिल ऑफ राइट 1689 और पिटीशन ऑफ राइट 1628।
ये सारे के सारे जो है वो रूल ऑफ लॉ को रिकॉग्नाइज करते हैं, हिस्टोरिकल चार्टर्स। देन अगर बात करते हैं यूएस की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्टर्स के अंदर उसको रिकग्निशन मिली है। जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के नाम से टॉपिक पढ़ेंगे, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनकी अमेंडमेंट नंबर 5 और अमेंडमेंट अमेंडमेंट नंबर 14 के अंदर जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइडेड है। ये दो अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इन दो अमेंडमेंट्स पे एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा तैयार होगा, सो वहां पे जाके मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि अमेंडमेंट नंबर 5 क्या कहती है, 14 क्या कहती है, वो आपने देख लेना। और देन इसका कंक्लूजन है, तो दिस वाज द रूल ऑफ लॉ। इसको सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं रखना है, इसको अपनी लाइफ में भी एक्सरसाइज करना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो आई आई हैव दैट बैकग्राउंड की जहाँ पे मतलब मेरे दादा अबू तो माशाल्लाह बड़े ही शरीफ हैं, आज भी हयात हैं और अल्लाह उनको मजीद हयाती दे। और मैं जानता हूँ, स्टिल मैं समझता हूँ, मेरे सामने चीज़ें हो रही होती हैं कि आसपास के जो 5 से 7 टाउन्स है ना, अगर उनका कोई मसला बनता है ना तो मेरे दादा अबू नहीं जाते हैं, बल्कि वो चल के मेरे दादा अबू के पास आते हैं कि हाजी साहब जो कह देंगे ना वो हो जाएगा। मतलब इतना उनका एक अल्लाह ने उनको मुकाम दिया है, इतनी ज़्यादा ज़मीनें उनकी कि मतलब बदमाशी भी हो सकती है, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन बाबा ने मेरे ने कभी मुझे जो है ना, ना उन्होंने खुद कभी कोई नशा सिगरेट पान साहब वो खुद किया है, ना हमें आगे आदत पड़ी है। और हमेशा एक ही बात वो कहते थे, जो मैं आगे कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स तक जाए, वो कभी कोई लड़ाई होनी ना और जिक्र हो जाना कहीं पे दादा अबू के सामने या बाबा के सामने, तो उन्होंने कहना बेटा बाहर जाते हो ना, अगर कोई थप्पड़ भी मार देता है ना तो आगे से उसको जवाब थप्पड़ नहीं देना, आगे से उसको कहना है अल्लाह तेरा भला करे। इसको उर्दू में अगर कहूँ तो वो होता है अल्लाह आपका भला करे, ठीक है, मे अल्लाह ब्लेस यू, ठीक है, अगर इंग्लिश में करें। देखें अगर कोई आपका बुरा भी करता है तो तलकीन क्या है कि अल्लाह आपका भला करे। अच्छा ये बात बड़ी छोटी है, लेकिन इस बात का इतना वो लाइफ में फायदा हुआ है कि कभी लड़ाई नहीं हुई और ना ही लड़ाई की कभी जरूरत पड़ी है, लाइफ बड़ी स्मूथ गुजरी है। तो वकील होना इज नॉट कि यार यू आर बदमाश, वकील होना इज नॉट लाइक कि यू आर बगैर, वकील होना इज नॉट लाइक कि आप जैसा जो है वो गुंडा ही कोई नहीं है, ठीक है। बी मुहजब, बी गुड शहरी, ठीक है, सिटीजन, ठीक है। तो अच्छा इमेज लेके चलें, अच्छा किरदार बनाए, तो आपने ठीक करना है, आपने प्रोफेशन का नाम बेहतर करना है। छोटे से छोटा ही लोग जो आपकी डेली लाइफ में आपको मिलते हैं उनके साथ इतना अच्छा सलूक करें कि उनके माइंड में बिठाएं कि यार मैं वकील हूँ, लेकिन वकील अच्छे भी होते हैं, कभी किसी के साथ बुरा ना करें। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि प्रोफेशन का नाम अच्छा होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो लड़कियां जिनको मसले पेश आते हैं कि सर प्रोफेशन अच्छा है या बुरा है, एटलीस्ट इनका भला हो जाएगा, एटलीस्ट इनको प्रोफेशन में जगह मिल जाएगी, एटलीस्ट हमने नहीं करना तो किसने करना है। तो मैं जब बकवास कर रहा होता हूँ ग्रुप के अंदर तो होल पर्पस ये होता है कि यार बी अ गुड लॉयर, बी अ प्रोफेशनल लॉयर। ये इलेक्शंस में जाना, ये अभी भी मेरे नीचे मेरा बेसमेंट में ऑफिस है और 6 मरले का ये ऑफिस है, और ऊपर 6 मरले में पूरे में जो है वो टेंट लगे हुए हैं, कनोपियां लगी हुई हैं, लंच भी चल रहा है, नाश्ते भी चल रहे हैं, डिनर भी चल रहे हैं। लेकिन आपके सर ने कदम ऊपर नहीं बढ़ा के देखा, ठीक है। हालांकि डेली बेसिस दावत आती सर आए, खिदमत का मौका दें। तो यार जब आपको घर से सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे सारे लेक्चर छोड़ के पार्ट 1 2 3 का ड्राफ्टिंग का लेक्चर छोड़ के मैं जो दावतें खाता फिरूँ, मैं जो ये नाश्ते और लंच और डिनर करता फिरूँ, तो लॉस आपका है, लॉस मेरा है कि मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैंने वकालत के शुरू के 2 3 साल बर्बाद नहीं किए, और मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ स्टैब्लिश करके। 20 साल में भी ये कुछ नहीं मिलता है जो अल्लाह ताला ने 3 साल में दिया है। ये आपने समझना है आगे, ये बताता कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि कोई नहीं बताता है। तो आप भी अगर करेंगे तो बनेंगे, लेकिन अगर आप भी 2 3 साल इसी काम में लगा देंगे तो इन्होंने आपको मुड़ के भी नहीं देखना कि हु द हेल यू आर, ठीक है। तो जो कर रहे हैं वो कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं, उनको सोहराब के पार नहीं लग गए हैं। कल कला देखेंगे आप जो एफर्ट्स पुटअप कर रहे हैं, आपका मुकाम और होगा, और वो जो इन कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनका मुकाम कुछ और होगा। तो वो वकालत नहीं है, ये वकालत है। ग्रिप बनाए, नॉलेज बनाए।
वो रूल ऑफ लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, वो बाहर नारे लगा रहे हैं और वो टिकटोके बना रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं, और पेपर में जाके आखिरी रात में उनको रूल ऑफ लॉ ऐसे नहीं समझ आता। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, तो तलकीन बस ये होती है कि डेली बेसिस पे एक लेक्चर, एक लेक्चर, एक लेक्चर, डेली बेसिस का एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ लें, अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लें। अब आपने जो रूल ऑफ लॉ पढ़ लिया है वो आपको भूलना नहीं है, और उन्होंने बेचारों ने नहीं पढ़ा है, बाहर सड़कों पर जलील हो रहे हैं, तो उन्होंने खाक वकालत करनी है, उन्होंने आगे फिर यही करना है, ऐसी नस्लें चलनी है, तो फिर प्रोफेशन का नाम खाक रोशन होना है। तो ये हमारे ज़िम्मे पे है कि हम कितना पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो एटलीस्ट आप कोशिश करें इसको बेहतर बनाने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो हमारे बच्चे जब आएंगे एटलीस्ट, अगर वो वकालत का रुख करेंगे तो एटलीस्ट उनके पास एक ऐसा स्टेज होना चाहिए जहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे उनकी रिप्यूट हो, जहाँ पे उनको अच्छा सिटीजन समझा जाता हो, ना कि वकील सुन के बस अल्लाह ही वो अकबर है। बाकी आज के लिए इतना ही है। होप्स हो कि बात पल्ले पड़ जाए आपके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।